नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। चुनावी जंग जैसे जैसे तेज होती जा रही है वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कहा कि वे गर्मी निकालने में एक्सपर्ट हैं। मई और जून में भी वे शिमला बना सकते हैं। ये गर्मी किसकी निकालने की बात कर रहे थे? योगी आदित्यनाथ जी अपराधियों की गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, लेकिन इसे अखिलेश यादव, जयंत चौधरी ने अलग तरीके से लिया। उन्होंने कहा कि हम चर्बी निकाल देंगे। अखिलेश यादव ने कहा योगी आदित्यनाथ जी क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे और ठंडक पैदा कर देंगे? इस जुबानी जंग में विकास के मुद्दे थोड़े से पीछे हैं। हावी हैं तो जाति, धर्म, मजहब के मुद्दे हावी हैं या फिर जुबानी जंग तेज हो रही है। विकास की बात होती तो है परंतु वो लास्ट में होती है। इन सब के बीच में इस जुबानी जंग में हमारे साथ आज बहस में हिस्सा लेंगे एसएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस से और प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए हमारे बीच में रहेंगे। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। एसएन सिंह साहब, ये जो गर्मी निकालने की बात हुई थी, तो ये किनकी गर्मी निकालने की बात मुख्यमंत्री जी कह रहे थे? देखिए, और क्या चुनाव में इस तरह गर्मी निकालने की बात, गर्मी निकाल देंगे, या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उचित लगता है? सिंह साहब, देखिए उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही बहुत मर्यादित पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो गर्मी उतारने की बात कर रही थी वो ऐसे लोगों के लिए कह रही थी जो ऐसे प्रवृत्ति हैं, जो अराजकता उत्पन्न करते हैं, प्रदेश में माहौल खराब करते हैं, जो अपहरण उद्योग चलाते हैं। लेकिन आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी में जाते हैं और अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं कि काशी में कौन आता है? अंतिम समय में लोग आते हैं। किसको कहते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, जो सबके प्रधानमंत्री हैं, इस तरह का बयान देते हैं। और मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से उपाध्याय जी कि अखिलेश यादव जी को आदरणीय मुलायम सिंह जी ने सही कहा था कि मैंने उनको मुख्यमंत्री बना करके उस समय गलत किया था, क्योंकि जो आदमी परिवार नहीं चला सकता है वो समाज, देश, प्रदेश क्या चलाएगा? आज देखिए उस तरह की बात को ये लोग किसके साथ खड़े हो जाते हैं? वही नहीं, हर जगह खड़े हो जाते हैं। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का माहौल है चुनाव को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव जी अभी भी जाट समुदाय को चिढ़ाने पे लगे हैं। 2013 में एक घटना हो जाती है मुजफ्फरनगर में और पूरे अखिलेश यादव जी की सरकार किसके साथ खड़ी हो जाती है? ऐसे शांति दूतों के साथ खड़ी हो जाती है जो 2 लड़कों की हत्या के दोषी हैं। और जो बड़े मुख्यमंत्री हैं श्री आजम खान साहब डीएम एसपी को फोन करते हैं और जब वो नहीं छोड़ता है तो उसका तबादला करके थाने से, उपाध्याय साहब, थाने से 302 के मुलजिम को छुड़ा दिया जाता है। बाद में गुनाह साबित होता है और वो जेल में जाते हैं। लेकिन उस समय किस तरह पर्ची पे सरकार चलती थी? पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट के लूटा जाता था। आपको याद होगा बुलंदशहर का एक ऐसा कांड, एक ऐसा तांडव कि 12 लोग एक महिला के साथ किस तरह से मां और बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, किसी भी देश काल खंड परिस्थिति में घटनाएं घट सकती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होती है कि प्रदेश का नेतृत्व कैसा है, जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा है उसका डिसीजन कैसा है। ठीक है, आजम खान साहब जो सुपर मुख्यमंत्री थे बयान देते हैं कि राजनीति से। ठीक है, आपकी बात का जवाब हम वाजपेयी जी से ले लेते हैं। वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं, इसके बाद हम फिर आपके पास आएंगे। वाजपेयी जी, सिंह साहब कह रहे हैं कि वो जो भाषा है या जिस तरह की बातें उन्होंने की है वो अपराधियों के लिए की है, तो उसका इतना बुरा क्यों लग रहा है आरएलडी को? और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनको इतना बुरा क्यों लग रहा है? अपराधियों के लिए अगर ये बात की जाती है तो उसमें आपत्ति क्या है? वाजपेयी साहब, देखिए उपाध्याय जी, अगर अपराधियों के लिए बात कहें तो हमें कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने कहीं अपने पूरे भाषण में उन्होंने अपराधियों का नाम लिया, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जैसा कि अभी बड़े भाई हमारे सिंह साहब बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, हाथरस की घटना आप देख लीजिए, कैसे आधी रात में दाह संस्कार किया गया एक बालिका का, या शायद भूल गए हैं। उन्नाव की घटना भी आप देख लीजिए, या शायद भूल गए, उसमें कैसे दाह संस्कार किया पुलिस वालों ने जबरन। और तो और आज लोग सुरक्षित नहीं है कि कहीं अगर कोई व्यापारी या कोई दूसरा व्यक्ति आज मीटिंग के लिए जाता है तो उसके ऊपर कब अटैक हो जाए, कब वो अपनी जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकता है, पुलिस के ऊपर कैसे भरोसा कर ले, यह सबसे बड़ी बात आ जाती है।
तीसरी चीज कि आप देखिए, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम दूसरी बातों पे लेकर के चले आ रहे हैं। आखिर जब पुराना, अगर आपको मैंडेट मिला है तो पुरानी सरकार ने काम नहीं किया तभी आपको मैंडेट मिल रहा था, इसी वजह से तो आपको मैंडेट मिला। तो आप पुरानी सरकार की खामियों को क्यों गिना रहे हैं? आप गिनाइए अपने सरकार ने आपने जो काम किया है, क्योंकि आपके पास जनता से जुड़े मुद्दों को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने कोई काम नहीं किया है। आप महिला सुरक्षा पे बात करते हैं, महिलाओं की आए दिन कैसे इज्जत तार तार हो रही है या किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, आप बेरोजगारों के लिए बात करते हैं। अब मैं कुछ देर पहले एक प्रवक्ता के साथ बैठा हुआ था इनके, तो उनका मैं 2 करोड़ 75 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कहां पे दे दी हैं, तो बता तो दीजिए। सरकार बता रही है कि तकरीबन 4.25 लाख नौकरियां दी हैं, आप बता रहे हैं 2 करोड़ 75 लाख, तो दोनों में इतना डिफरेंस कहां से आ गया? दूसरी बात, आए दिन लाठी खा रहे होते हैं बेरोजगार लोग। यूपी SSS की 15 भर्तियां ऐसी हैं जिन पे सरकार ने रोक लगा करके रखा, 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। और तो और सुरक्षा, अगर आप अपराधियों की बात करेंगे, सबने देखा कि कैसे धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, सबने देखा कि कैसे पंचायत चुनाव में आपने लाठी डंडा कट्टा बम बारूद के माध्यम से आपने चुनाव लड़ा है। DMSP को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि मीडिया के जो बंधु हैं उनको आप 4 बजे के बाद किनारे हटा दीजिएगा, और सबने वीडियो वायरल देखा कि DMSP बोलते रहे कि आप अपने कैमरों को शट डाउन कर दीजिए। यह किसी से छुपा नहीं हुआ। और सबसे अहम चीज मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ 3 चीज पूछना चाहता हूं। एक उपाध्याय सर, एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उसी का जवाब दे देंगे, मैं मान लेता हूं। डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सेस की 45,000 पद खाली हैं, उनमें से मुझे गिन करके बता दे कितनी भर्तियां उन्होंने कर दी हुई हैं। तकरीबन कांस्टेबल, दरोगा और मुनीम की जो भर्तियां हैं 96,000 से 1,05,000 पद खाली हैं, जो उसमें से कितनी भर्तियां कर दी। और तो और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ताजा रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन 8,72,896 भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। 5 सालों में कितनी भर्तियां भर दी, मुझे ये बता दें। ठीक है, सिर्फ ये 3 हम सिंह साहब के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, अभिमन्यु त्यागी जी। त्यागी जी, प्रियंका गांधी ने कहा कि गर्मी और चर्बी को छोड़िए, भर्ती की बात करिए, रोजगार की बात करिए, गरीबी की बात करिए। कांग्रेस ने इस तरह के बयानों से किनारा करके, हालांकि कांग्रेस चुनाव में कहां है ये तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के? हम कह रहे हैं कि असली स्थिति 10 मार्च के बाद तो जनता ही बताएगी कि वो किसको चुनने जा रही है। जहां तक बयानबाजी की बात है, आप देखिए, इलाज कर देंगे 2 मिनट में, आप देखिए कि गर्मी उतार देंगे, शिमला बना देंगे, अब्बा जान 80 बनाम 20, ये सब नारे, ये सब बातें कहने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरह जो चर्बी वाली बात भी गई है वह भी निंदनीय है। लोकतंत्र में हेट स्पीच का कहीं कोई मायने नहीं है, जनता अपने मर्जी से तय करती है। ये तो गली के गुंडों वाले बयान है। हम लोगों को नौकरियों पर, विकास पर बात करनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी विकास की तो बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि 70 साल में जो संसाधन कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं, नवरत्न कंपनियां जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, सेल लेल घेल भेल का जिनका निर्माण करा, हवाई अड्डों का निर्माण करा, पोर्ट का निर्माण करा, उन सबको तो भारतीय जनता पार्टी बेचती आ रही है। तो विकास पे कहां चुनाव लड़ेंगे? ये तो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ध्रुवीकरण पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये जाति पर आ गए, जाति पर ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो नौकरियां देगी, रोजगार की तरफ लोगों को लेकर जाएगी और विकास करेगी। ठीक है त्यागी जी। गोस्वामी जी, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, हमारे साथ लगातार बहस में भी आप रहते हैं। ये जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की जो जुबानी जंग है वो तेज हो जाती है, और ये ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी की तरफ से होती है, सभी दल इसमें आगे रहते हैं, कोई पीछे इसमें रहता नहीं है। इन सब के बीच में विकास के मुद्दे कहां रह जाते हैं? उपाध्याय जी, पिछले कुछ ये जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे, उन मुद्दों पर अब चुनाव में बहस ही नहीं होती है, चाहे वो संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, और चाहे वो चुनाव हो। उन चुनाव में अब
सारी वो मानसिकता बदल गई है, वो विचार बदल गए हैं, जन सरोकार की बातें बदल गई हैं। अब जो मुझे लगता है कि सत्ता को कैसे हासिल किया जाए, उसके लिए क्या करना है, वो उसके ऊपर आमादा हो जाते हैं। अगर आप देखें तो भाषणों में, बयानबाजियों में जो मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, टूट रही हैं, वो कैसे कहाँ जाके रुकेंगी। इससे न केवल लोकतंत्र कमजोर होगा, बल्कि जो एक समाज की संरचना है वो भी कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है। अब आप देखिए, इसी चुनाव को अगर 22 के विधानसभा चुनाव को अगर आप ले लें, देख लेंगे, बता देंगे, चर्बी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे, 80-20, ये इन बातों से जनता के सरोकारों से उपाध्याय जी कहाँ क्या लेना देना है। आप मतलब ये सामने दिखाई दे रहा है। अब जातीय ध्रुवीकरण कैसे हम ध्रुवीकरण करें, कैसे हम जातियों को, एक ये भी इस प्रदेश का हम अनफॉर्चुनेट कहेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातीय कबीलों में बट गई है और जातीय कबीले अब ये तय करने लगे हैं कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता में नहीं रहेगा। और उसी लिहाज से अगर आप देखें, मैं पिछले एक लंबे समय से इस पत्रकारिता में जुड़ा हूं और कम से कम 10-15 चुनाव को तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है, कवर भी किया है। अगर इससे पहले मैं चला जाऊं, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी हो, वीर बहादुर सिंह हो, बीपी सिंह हो, इन सारे लोगों को मैंने देखा है, इन सारे चुनावों को मैंने कवर भी किया है। लेकिन इन लोगों ने कभी भी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर तो बहसें होती थी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता था, व्यंग हो जाता था, कहीं ना कहीं बिटवीन द लाइंस हमले हो जाते थे। लेकिन अब बिटवीन द लाइंस बिल्कुल हट गई है। अब तो सीधा सीधा कि हम, वो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, वो कह रहे हैं हम चर्बी उतार देंगे, वो कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, उन्होंने कहा कि आइए। तो ये जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग अब नेताओं से होने लगा है, बड़े बड़े, इसमें आप किसी एक दल को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। दिक्कत यह है कि जब आप एक दूसरे पर हमला बिलो द बेल्ट करते हैं, ये बिटवीन द लाइंस करते हैं, अब जैसे देख लेंगे या हम उनकी गर्मी उतार देंगे, ये बिटवीन द लाइंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपराधियों के लिए कहा, राजनीतिक दलों के लिए नहीं कहा। लेकिन ये बिटवीन द लाइंस अपराधी शब्द को उन्होंने छिपा लिया, देख लेंगे। अब देख लेने में उसकी आम जनता में जो एक मैसेज जाएगा वो दोनों तरीके के जाएंगे कि हम अपराधियों को भी देख लेंगे और इन विपक्ष को भी देख लेंगे। तो स्वाभाविक है कि उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं। सिंह साहब, अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि रोजगार की जब बात होती है तो रोजगार पर यह कहा गया कि एक तरफ कहा जा रहा है कि 5 करोड़ नौकरियां दी हैं और कहीं बयान आ रहा है कि 5 लाख नौकरियां दी हैं। इसको लेकर के संशय आपको समाप्त करना चाहिए कि रोजगार की स्थिति क्या रही है, नौकरियों की स्थिति क्या रही है और विकास के अब भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के वो चुनाव में जाना चाहती है। अगर हम जुबानी जंग को अलग कर दें तो इसी पे आधार फिर हम वाजपेयी जी से सवाल करेंगे। उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी अभी जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भी जो 5 साल में रोजगार और विकास संबंधित कार्य की थी, उसको लेके हम जनता के बीच में गए थे और जगह जगह गिनाए। आपके माध्यम से भी मैं बतलाना चाहूंगा, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बैलेंसिंग विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। हमारे समय में 18 से 24 घंटे बिजली आती है। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस दिया, कानपुर में मेट्रो दिया, आगरा में मेट्रो दिया। आप देखेंगे मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल, मेरठ से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे। चूंकि हम कितना भी जोर जोर से कुछ भी कह के उपाध्याय साहब हम कहें, हमारे विरोधी उसको मानने वाले नहीं है। क्यों नहीं मानने वाले हैं? इनको तो खुशी है कि केवल हज हाउस बने। अगर हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, इनको तकलीफ है। मेरठ में कट्टा और बम की फैक्ट्री लगे, अभिषेक जी को खुशी होगी। हज हाउस 450 करोड़ रुपया लगा के बने, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर 250 करोड़ लगा के काशी का विकास हो जाता है, इनको तकलीफ होगी। देखिए, हम तो पहले दिन से ही कहते थे कि भारतीय जनता, सवाल पूछा जाता था भारतीय जनता पार्टी से कि आप कहते हैं, हर चुनाव में कहते हैं कि राम जन्मभूमि कब बनेगा।
भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाता था। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमारे तमाम विरोधी इस बात को कहते हैं, राम मंदिर आप तो नहीं बनवा रहे हैं, कोर्ट बनवा रही है। अरे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कोर्ट में कौन गया था? राम जन्मभूमि की लड़ाई कौन लड़ रहा था? अलग कौन जगा रहा था? आप तो 8-8 वकील खड़ा कर रहे थे उसको रोकने के लिए। और देखिए, जो विकास की बात आपने कहा, गरीबों को सबसे पहले आवश्यकता क्या होती है? आवास की। हमने 42 लाख आवास दिया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों की जोड़ दीजिए, उतना आवास नहीं दिए हैं। दोनों लोग 55,000 करोड़ और 95,000 करोड़ गन्ने मूल्य का भुगतान किए। अकेले 1.5 लाख करोड़ से ऊपर गन्ने मूल्य का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया। बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में 29 चीनी मिलें बेची गई। हमने 3 चीनी मिलें नहीं बनाई और 20 चीनी मिलें के क्षमताओं में वृद्धि किया। आज आप देखेंगे, एक गरीब को आवास चाहिए, उसमें बिजली चाहिए, उसमें गैस कनेक्शन चाहिए, और अगर वो बीमार होता है तो उसको दवा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 लाख रुपए गरीबों को मुफ्त में दवा के। ठीक है सिंह साहब, आप नहीं कर पाए, आप कह रहे हम करेंगे। ठीक है सिंह साहब। वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे थे। वाजपेयी जी से जवाब देखिए उपाध्याय जी, हमारे बड़े भाई बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते थे कि वो ऐसे बातें कहेंगे। आप देखिए, मैं एक छोटी सी कटिंग दिखा रहा। पहले तो मैं रोजगार पे, देखिए उन्होंने कोई, आपने देखा कि आपने प्रश्न पूछा, वो कैसे धीरे से बगल का रास्ता देख ढूंढ करके वो निकल गए। पहले आपने देखा, मैंने एक छोटे से प्रश्न 3 पूछे थे, उसका जवाब ना दे पाए। दूसरी चीज मैं आपको, सुन लीजिए, आंकड़ों का खेल है तो बड़ी जरूरी है। एक सदन में जो रिपोर्ट पेश हुई थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, 2018-19 में यूपीएसडी के तकरीबन 4,399 वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई थी, जो कि देनी थी इनको। और एसएससी में तकरीबन 16,748 वैकेंसियां पेंडिंग थी। आरआरबी में तकरीबन 17,000, टोटल 38,827 वैकेंसियां हो जाती हैं। इसी तरीके से 19-20 में तकरीबन 5,230, 14,691, 1,28,456 वैकेंसियां थी, टोटल हो जाती है 1,48,377। ये मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, जो कि सदन पे बाकायदा पेश हुए थे, उसकी रिपोर्ट है ये। और तो और 20-21 में जो रिपोर्ट थी, यूपीएसडी में दिया हुआ था 3,609, एसएससी में दिया हुआ था 68,891, और आरआरबी में 5,764। टोटल जो फुलफिल वैकेंसी इनको करनी, जो खाली पेंडिंग पड़ी हुई थी, 2,65,468 वैकेंसियां फुलफिल हो जानी चाहिए थी, पड़ी हुई थी, जो लोगों के काम आ सकती थी। इन्होंने वो काम नहीं किया। दूसरी चीज, अभी ये विकास अपने गिना रहे थे, मैं आपको याद दिला दूं कि ये 11 किलोमीटर, ये जुड़ा हुआ एक सवाल है। मेरा एक सवाल है, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो नौकरियां दी गई थी, उन नौकरियों में जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को, जाति विशेष को नौकरियां बांटी गई, उनकी जांच अभी तक चल रही है। कम से कम इस सरकार में इस तरह की स्थितियां नहीं आई हैं। इन्होंने भी नौकरियां दी हैं। अब आंकड़ों की बाजीगरी है, ये आप राजनीतिक दल ज्यादा जाने। मैं तो एक पत्रकार के नाते आपसे सवाल कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में जो नौकरियां दी गई, उनकी लिस्टें घर पे बनी, उनकी जांचें हो रही हैं, अभी तक जांच चल रही है। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल उपाध्याय जी, वाजपेयी जी उपाध्याय जी, देखिए, जो जांच का विषय है, ठीक है, आपने जांच बैठाई, बहुत बढ़िया चीज है। आपने लोगों को रोजगार क्या दिया है? हमने कभी भी पक्षपात नहीं किया। लोग आरोप लगाते हैं, हमने रोजगार दिया, पक्षपात नहीं किया। आपका जांच का विषय आप बिल्कुल कराइए, कोई दिक्कत नहीं, हमने कोई इसमें टीका टिप्पणी नहीं की। आपने 5 साल में कहीं पे भी रोजगार नहीं दिए। मैंने पूछा, आप जवाब नहीं दे पाए। 7 किलोमीटर की सड़कें बन गई, जहां पे ना ही बिल पेश हुआ, ना ही सड़क बनी, सिर्फ कागजों में बनी और पेमेंट हो गया। दूसरी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फर्जी रसीदों के माध्यम से इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सम्मिलित होकर के, सुन लीजिए, देखिए एसएन सिंह साहब, मैं आपने कहा मैंने सुना, कम से कम मुझे सुन तो लीजिए आप, ठीक है। वहां पे बाकायदा जांच हो रही थी, आपने जांच को प्रभावित करके फाइल बंद करा दी। कमीशन का खेल, आपने स्वास्थ्य विभाग में भी कमीशन का खेल नहीं खत्म किया। कमीशन का, सिंह साहब सुन लीजिए, सिंह साहब सुन तो लीजिए, आप जवाब दे देना। आपको जवाब देने का पूरा समय दूंगा, आप सुन लीजिए उनकी बात। देखिए मैं तो तथ्यों पे बात, देखिए मैं तथ्यों सिंह साहब आप उनकी सुन लीजिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा जवाब देने के लिए।
देखिए, मैं उपाध्याय जी तथ्यों पे बात कर रहा हूं, मैं बाकायदा तथ्यों पे बात करूंगा। आपके पास आज के समय पे जब आप पुराने लोगों की खामियां गिनाते हो, तो आपको मैंडेट इसी वजह से दिया गया था ना कि आप काम करेंगे। लेकिन आपने काम क्या किया? काम आपने सिर्फ यह किया कि जो अपराधी हैं, सारे अपराधियों की शरणस्थली बन गई बीजेपी। उनके पास क्योंकि वॉशिंग मशीन और ऐसा गंगा जल है कि डाल करके बिल्कुल पवित्र कर देते हैं। आप रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं, आप महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं। आज कोई पत्रकार अगर सत्य दिखाने लगता है तो आप उसके ऊपर जबरन मुकदमे दर्ज करा देते हैं। और जो भी बचे हुए चीजें हैं, आप जनता के वाजपेयी जी, अपराधियों की जहां तक बात है तो समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन जैसे लोगों को टिकट दिए हैं। प्रधानमंत्री तक अपने भाषण में कह रहे हैं कि दंगाइयों को, दंगा करने वालों को, हिस्ट्री सीटर्स को, इनको टिकट दिए गए हैं। तो हमें बदला नहीं लेना है, बदलाव करना है। तो इस तरह की अगर स्थितियां हैं, और कुछ आपके जिनको टिकट मिले हैं वो सीधे सीधे धमका रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हुए हैं, वे लगातार कह रहे हैं कि मैं 16 बार जेल गया हूं। कोई कह रहा है कि हम उनकी संपत्ति ले लेंगे और आपको बांट देंगे। तो इस तरह के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के हो रहे हैं। देखिए, वीडियो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आईटी सेल, भारत का सबसे मजबूत आईटी सेल इनके पास है और सबसे बड़ा आईटी सेल इनके पास है, या किसी से छुपा हुआ भाई आपके विधायकों के वीडियो वो कैसे बना लेंगे? सुन तो लीजिए, आपके विधायकों के वीडियो आप जांच करवाइए उनकी, सुन तो लीजिए, तो आपको चुनाव में नुकसान होगा। मैं बता दे रहा हूं। देखिए, हस्तिनापुर से दिनेश खट्टिक के ऊपर 307 और 420 का मुकदमा नहीं है, कह दीजिए नहीं है। और तो और क्या थाना भवन में सुरेश खन्ना जी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है गंभीर धाराओं में? या फिर आप कह दीजिए कैराना से मृगांका सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं है? या दंगे भड़काने के आरोपी आप कह रहे हैं संगीत सोम, या फिर आप राणा साहब की बात करिए। और तो और कितने सारे गंभीर धाराओं में मुकदमे जो है स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर दर्ज, जिन्होंने अपने ऊपर से स्वयं मुकदमे हटाने का काम किया, और उप मुख्यमंत्री ने भी अपने ऊपर से मुकदमे हटाने का काम किया। तो कौन सी चीजों की आप बात कर रहे हैं? वाजपेयी जी पेशेवर अपराधी होने में और राजनीतिक मुकदमे लदने में अंतर होता है। पेशेवर अपराधी जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार से आचरण करते हैं, उनके अपने गैंग्स होते हैं, किडनैपिंग्स होती है, ये जिस तरह के अपराधी होते हैं, क्या उनमें और बाकी जो जिस तरह से मुकदमे आप गिना रहे हैं लोगों पे, उनमें कोई अंतर है या नहीं? नहीं, आपको क्या लगता है कि 302 का मुकदमा पेशेवर नहीं होता है? मैं दूं इसका जवाब? नहीं, 302 का मुकदमा पेशेवर नहीं होता है। मैं उपाध्याय सर आपसे ये आपसे लेंगे एक बार वाजपेयी जी से। वाजपेयी जी को अपनी बात पूरी कर, सिंह साहब वाजपेयी जी को अपनी बात पूरी कर लेंगे। जी वाजपेयी जी आप बोलिए। 302 का मुकदमा पेशेवर मुकदमों में नहीं आता, 307 क्या पेशेवर मुकदमों में नहीं आता है? दंगे भड़काने के आरोपी कौन है, या किसी से छुपा हुआ नहीं? देखिए कोई भी मुकदमा इस तरीके से जो होते थे वो संगीन आरोपों में आते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि जो विचाराधीन है वो विचाराधीन है तब तक कि उसको आरोपी हम नहीं साबित कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें कहना पड़ेगा। ठीक है, आप सिर्फ छीटा कसी करिए। त्यागी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी जी हम त्यागी जी से बात करते हैं। त्यागी जी, आप कांग्रेस को इन चुनाव में कहां देखते हैं? कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस को क्या उम्मीदें हैं? और अपराध को, रोजगार को लेकर के कांग्रेस के पास अपनी नीति क्या है? इस पे क्या आप कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां जहां अन्याय हुआ वहां हर जगह पहुंची। चाहे उन्नाव की घटना हुई हो, चाहे सोनभद्र में आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए उन पर घटना हुई हो, गोलियां चली हो, चाहे लखीमपुर खीरी कांड हुआ हो, चाहे CA/NRC के दौरान बवाल हुआ हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी हर जगह पहुंची है। उन्होंने लगातार पीड़ित पक्ष की तरफ हमेशा जाके खड़े रहे। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं पीड़ित लोगों में से भी टिकट दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं में से, जो महिलाएं लड़ रही थी, संघर्ष कर रही। अब इस समय चूंकि जनता के हाथ में चीजें हैं, जनता ही अब तय करेगी कि वो किस ओर खड़ी हुई है। जनता के पाले में गेंद है। अब बात करते हैं हम रोजगार की। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि हम 20 लाख रोजगार देंगे। वादा किया है तो रोजगार देंगे। जिस तरह से भाजपा ने किया है, जिस तरह शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है,
बंद स्कूल का, जहां एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन चालू थी, इन्होंने तेल और राशन घोटाला कर दिया और उधर करोड़ों बच्चे भूखे रहे। दूसरी तरफ इन लोगों ने निर्माण विभाग का घोटाला हुआ, 2.5 करोड़ इन्होंने कहा कि शौचालय हम लोगों ने बनाए हैं, मौके पर वो 1.5 करोड़ शौचालय मिले। उन शौचालयों में भी घोटाला है कि वहां नाली का और सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह आबकारी विभाग का लगातार पूरे 5 वर्ष लूट मची है, घोटाला रहा है। कच्ची शराब और 2 नंबर की शराब दूसरे प्रदेशों की लाकर इन लोगों ने यहाँ बिकवाई है। प्रदेश को पूरा नशाखोरी में इन लोगों ने लगाने की कोशिश करी है। इसी तरह इन्होंने चंदा वसूला राम मंदिर के निर्माण के नाम पर, और किस तरह 15 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए की जमीन 15 मिनट बाद इन लोगों ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीदी, ये सब देखा। तो ये भ्रष्टाचार में ये डूबे हुए हैं। और साथ में अपराध में एनसीआरबी का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है आपराधिक घटनाओं में। 50% जो अवैध असला है वो उत्तर प्रदेश में पकड़ा जाता है, देश में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ नंबर 1, दलितों के खिलाफ नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। और दूसरी तरफ लोगों ने देखा किस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है। चलिए ठीक है। सिंह साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब वाजपेयी जी बोल रहे थे, अब त्यागी जी भी बोल चुके हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी सिंह साहब, अब आप अपनी बात का जवाब दीजिए, इनकी बातों का जवाब दीजिए। शुरू कर दूं, जब घपले और घोटाले की बात होती है, पूरे प्रदेश और देश की जनता हंसती है। कांग्रेस के लोग घपले की बात करते हैं। अरशद मेहता से लेके सूची, कोल और तेल की तमाम ऐसे घोटाले कांग्रेस की देन है। और पूरे देश में जितनी पार्टियां कांग्रेस से निकल उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस नहीं घोटाले की पार्टी हो गई है। छोटा सा याद दिलाना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं है, इनकी सरकार राजस्थान में। आप देखिए बेरोजगार आकर कांग्रेस करते हैं। उत्तर प्रदेश के महिलाओं के सबसे ज्यादा अपराध यहाँ हो रहा है, पंजाब में है। मादक द्रव्यों की सबसे ज्यादा भारत में कहीं तस्करी हो रही है तो पंजाब में हो रही है। ये बात है, इनको चूंकि अपनी 7 सीट बचा ले, स्वागत है। इनकी भीड़ जो है, हमको लग रहा है अखिलेश जी से कुछ ज्यादा ही भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि हम भी सरकार बना लेंगे। मैं स्वागत करता हूं मनु जी का। अब आ जाइए अभिषेक जी की। अभिषेक जी कह रहे थे रोजगार के बारे में। हमने कहा हमने 1.5 लाख शिक्षा में रोजगार दिया, 1.5 लाख पुलिस में रोजगार दिया, और तमाम 40,000, 42,000, 32,000 ऐसे करके हमने 4.5 लाख रोजगार दिया। इन्होंने कहा जो पुराने रोजगार बचे हैं तो हम तमाम उन पापों को ढो रहे हैं और भर रहे हैं। गन्ने मुल्क का भी बकाया इन्हीं के समय का था जो भारतीय जनता पार्टी भर रही। और हम उपाध्याय ये बताना चाहेंगे, जो बुनियादी ढांचे में विकास किया जाता है, जब कोई सड़कें बनती हैं तो वहां भी रोजगार मिलता है, जब मेडिकल कॉलेज बनते हैं तो वहां भी रोजगार मिलता है, और जब मेट्रो बनता है तो वहां भी रोजगार मिलता है। हम रोजगार बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम इनकी तरह रोजगार नहीं दे रहे हैं जैसे एक धर्म और एक जात के लिए खड़े हो जाते थे, एक क्षेत्र के लिए खड़े हो जाते थे। छोटी सी घटना का याद दिलाना चाहूंगा, 2015 में होली और जुमा एक दिन पड़ जाता है, इनकी सरकार में से कहा जाता है, अनाउंस कराया जाता है, आधे दिन तक आप होली मनाइए और आधे दिन के बाद जुमा होगा। अरे हम तो रोजगार कर रहे हैं, हम रोजगार जो कर रहे हैं वो आप वाला रोजगार नहीं कर रहे हैं कि हम पर्ची पे सरकार चलाएं। आज मैं वही बताना चाह रहा था, 95 एसडीएम का रिजल्ट निकलता है और उपाध्याय साहब 65 लोग एक ही जाति के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं आप बताइए? इनके समय में 28 भर्तियां कोर्ट में जाके निलंबित रद्द हो गई, और उन्होंने कहा कि अरे ये कैसे हो गया? सिर्फ एक जाति और एक धर्म के 60% लोग थे। जब सारे लोगों ने प्रूफ सहित उसको दिया, वीडियो, सीडीओ, तमाम ऐसी चीजें थी जो रुक गई। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी, जवाबदेह, ईमानदार सरकार है। हमने जो भी रोजगार दिया बहुत पारदर्शी तरीके से दिया। इटावा में उसकी लिस्ट नहीं बनी। और देखिए महिलाओं पे ये कह रहे थे, बदायूं में जो रेप कांड हुआ किसके समय में हुआ, इनको याद दिलाना चाहूंगा। और एनसीआरबी का रिकॉर्ड था, एनसीआरबी ने कहा आज उत्तर प्रदेश में लग रहा है सरकार ही नहीं चल रही है। कोर्ट ने टिप्पणी किया, मथुरा का कांड किस नाते हुआ? सरकारी जमीनों पे कब्जा किया जा रहा था, गरीबों के जमीनों पे कब्जा हो रहा था इनके समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये नारा बदल गया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज उन जमीनों पे गरीबों का आवास बन रहा है, हम गरीबों को दे रहे हैं। हम इस तरह से कार्य नहीं करते हैं जो एक जाति धर्म के लिए करें। ठीक है वाजपेयी जी, इसका जवाब तो देना होगा। समाजवादी पार्टी के आप बार बार ये कहने से नहीं बच सकते कि मैंडेट दे दिया, उसको हरा दिया, क्योंकि आखिर दल आपका है। लोग ये कैसे विश्वास करें कि ये नई वही सपा है? ये कैसे विश्वास करेंगे? देखिए
उपाध्याय जी, आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है, कैसे विश्वास करें। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब काम किया, जब उन्होंने कानपुर में आप कह लीजिए कि लेदर पार्क बनवाया, या फिर एलिवेटेड रोड बनवाया, या फिर जो इस समय एम्बुलेंस सेवा कितनी कारगर रही कोविड टाइम पे, उन्होंने वो चलवाया। चलिए सिंह साहब, एक जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, गरीबों को अनाज को लेकर के सरकार ये कह रही है कि हमने, हाँ वाजपेयी जी, अगर आपकी आवाज वापस आप तकनीकी सही हो गया तो आप जवाब दीजिए। जी जी जी। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 जो अब 112 हो गया है, 1090 हो गया, या फिर आप कह लीजिए महिलाओं के लिए महिला बाजार भी करवाया, और सुकन्या धन योजना भी उन्होंने चलवाया, और लैपटॉप भी वितरण उन्होंने किया, जो आज के समय लोगों के काम आ रहे हैं। लेकिन एक चीज कहने वाली बात है, इस बात को समझिए, कैसे इन्होंने बस्ती में आप सभी लोगों ने चलाया था कि बस्ती में कैसे कहीं पे रोड ही नहीं दिख पाई, और वो पूरा घोटाला हो गया। 14 कोसी परिक्रमा राजमार्ग का धन इन लोगों ने, जब बताइए, धन घोटाला कर दिया 14 कोसी परिक्रमा का, तो उसमें बड़ी बात क्या कह सकते हैं। देखिए, इनके दो चरित्र होते हैं, दिखाने के कुछ और है और करने के कुछ और हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि जनता आप जान चुकी है, जनता अब बदलाव करके रहेगी, और बदलाव का इनको नतीजा मिलेगा 10 मार्च 2022 को, जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताजपोशी होगी। क्योंकि जनता जान चुकी है कि कैसे काम करना है, किसके पास विजन है, कैसे काम करना है, किस तरह। प्रमोद जी, आपने तीनों वक्ताओं को सुना। अभी आप पश्चिम में रण चल रहा है और बस कुछ ही दिनों बाद मतदान होना है। पश्चिम में आपको क्या लगता है कि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन इस बार बनेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जो इस समय एक सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ किसान आंदोलन के बाद से जाटों में जो भारतीय जनता 17 या 14 से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पूरा जाट समुदाय, गुर्जर और अन्य लोग वहां जुड़ गए थे, उसी का रिफ्लेक्शन 17 में भी आया, और 17 में भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सिनेरियो है, वहाँ अगर आप देखें तो जाट, मुस्लिम और दलित, ये बड़े अहम भूमिका में ये तीनों वर्ग या जातियों के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो किसान आंदोलन की वजह से जो जाट समुदाय, वो पूरी तरीके से न सही, लेकिन ज्यादा लोग जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी से इस समय खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पर जो 13 में दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर कांड में, तो चौधरी चरण सिंह का ये समीकरण बैठाया हुआ था कि जो जाट और मुसलमान और गुर्जर ये सब एक साथ रहते थे, उनमें कोई किसी प्रकार की एक विभाजक रेखा नहीं थी। लेकिन 13 में ये जाट और मुस्लिमों के बीच जो तनाव हुआ, जो दंगे हुए, उससे उन जाटों में और मुस्लिम्स में दूरी बन गई, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मिला था 14 में भी और 17 में भी। लेकिन किसान आंदोलन ने जाटों को और मुसलमानों को एक उस पर लाके खड़ा कर दिया है, जो उनकी दूरियां थी वो घट गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये समीकरण जो बना है, ये कितना रहेगा ये तो 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन जो वहां की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां की चर्चाएं हैं और समाचार पत्रों में और मीडिया पर भी है, उसमें लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक जाटों में नाराजगी मुसलमानों में तो थी, तो वो समीकरण वहां भारतीय जनता पार्टी का कमजोर हुआ है। अजीत सिंह जो जाट और मुस्लिम के समीकरण बिगड़ जाने के बाद ना अजीत सिंह जीत पाए थे, ना जयंत चौधरी जीत पाए थे। अब की वहां आरएलडी जो है वो मजबूत स्थिति में है, समाजवादी पार्टी से उसका कॉम्बिनेशन बैठ गया है, गठबंधन हो गया है, तो निश्चित रूप से वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जो मुस्लिम वोट है वो अब की विभक्त नहीं हो रहा है। पहले मुस्लिम जो है वो टेक्निकल वोटिंग किया करता था, लेकिन इस बार संभवतः ऐसा लगता है कि टेक्निकल वोटिंग नहीं होगी। उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता और छोटे नेता पूरा वहां का एकदम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, प्रधानमंत्री भी उसको एड्रेस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी, शाह साहब भी। तो वो पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने वहां जो ये समीकरण गड़बड़ाए हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं।
बाकी रिजल्ट क्या होता है ये तो आपको 10 मार्च को पता लगेगा। ठीक है। वाजपेयी जी, एक जो विश्लेषण निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं वहां हो सकता है जाट मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट न करे, तो इससे तो समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये प्रचार कर रही है कि यदि समाजवादी पार्टी जीत करके आती है तो 16 जाट उम्मीदवार जीतेंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है तो 23 जाट उम्मीदवार जीतेंगे। ये उन्होंने कुछ ग्राफिक्स में बताया, हो सकता है फिगर कुछ ऊपर नीचे मुझसे हो गया हो, जितना मुझे याद है मैंने ऐसा आपको बताया है। तो जो आप सोच रहे थे कि पश्चिम के रण को अगर जीत लेंगे तो एक बाकी रण भी आप जीत लेंगे, क्या अब ऐसा मुमकिन दिखाई दे रहा है? क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, खुद योगी आदित्यनाथ, सारे राजनेताओं ने वहां डेरा डाल रखा है। जाहिर है इनके डेरा डालने से वोटों पर असर भी पड़ा ही होगा। देखिए उपाध्याय जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं भी काफी सारे लोगों के, पश्चिम लोगों से वार्ता करता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं पश्चिम में गया था और आज बुंदेलखंड में भी हूं प्रचार के लिए। तो मैं आपको इस बात की जानकारी दूं, जो हमारा आकलन है तकरीबन बुंदेलखंड में 136 सीटों में से हम जो जीत रहे हैं तकरीबन 107 से लेकर के 112 सीटों के आसपास हम जीत रहे हैं। जो आज की जो दावेदारी हमारी कि हम इतनी निकाल रहे हैं, ये आदरणीय गोस्वामी सर भी जानते, प्रमोद जी, अच्छी तरीके से, और आप भी अच्छी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जी। और दूसरी बात जो कि आपका प्रश्न है, देखिए आदरणीय प्रमोद जी ने भी इस बात को बताया हुआ है कि जो पहले कॉम्बिनेशन था अब कॉम्बिनेशन कुछ अलग हो चुका है। अब लोग वहां पे एक हो चुके हैं, क्योंकि जो दूरियां आई थी, वो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं दूरियां थी, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो आपको भी भाषण याद होगा जब बीजेपी के नेता ने कहा था जाट है कि क्या है, मैं अब शब्द है क्योंकि नहीं ले सकता हूं ऑन एयर, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कैसे जाटों के खिलाफ गाली दी थी थाने पे बैठ करके। एक एसआई थे कि सीओ थे, उनके खिलाफ बोला हुआ था। दूसरी चीज, कितने सारे जाटों पे भद्दे भद्दे आरोप इन्होंने लगाए थे, यहां भी किसी ने नहीं भूला। और दूसरी चीज, जब किसान आंदोलन में आपने देखिए, जब मुस्लिम भाई हो, देखिए किसानों की कोई जात नहीं होती है, चाहे वो मुस्लिम भी है, ब्राह्मण भी है, जाट भी है, जाटो भी है, हर एक वर्ग के लोग होते हैं उसमें। तब इन्होंने क्या कहा था, खालिस्तानी है, देशद्रोही है, उसके बाद चोर है, ये लोग अलग अलग भाषाओं से संबोधन इनको किया था। और जब चुनाव आते ही तो आपने देखा कि कैसे जाति थोड़ी है, किसान तो और जातियों के लोग भी हैं। रंग बदला इन्होंने रंग बदला, और कैसे कहा कि कानून वापस कर लिया, और उसके बाद बोला कि किसानों के आंदोलन को हमने समझा और उनके बातों को मान लिया हमने। आखिर जब तब आप गलत नहीं थे, आज आप सही मान रहे हैं उस कानून को, जब आपके यहाँ पे लोग गलत गलत बोलते थे और शब्दों का प्रयोग करते थे। वो समीकरण अब आपको इनको दिखेंगे कि कहां पे क्या राजनीति आ रही है, और वो चीज दिखने वाली है। सिंह साहब, आप बार बार कैराना याद क्यों दिलाते हैं? तो कह रहे हैं जाट मुसलमान एक हो गए हैं। आप कैराना क्या इसीलिए याद दिला रहे हैं कि जाटों को यह याद रहे कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे 2 भाइयों की हत्या हो गई थी, कैसे थाने से लोगों को छुड़ा लिया गया था रातों रात, कैसे आजम खान ने पूरा षड्यंत्र रचा था जाटों के खिलाफ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन सबको याद दिलाने के लिए कैराना की याद करती है या मुजफ्फरनगर दंगों की बात करती है? देखिए उपाध्याय साहब, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जाकर वहां पे खड़े हुए, और अभी ये संगीत सोम और राणा साहब का नाम स्वतः ले रहे थे, और कैसे नहीं जाट समुदाय को याद रहेगा। उपाध्याय साहब, मैं कह रहा हूं जाट हमारे भाई हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, अगर गलती सही 2 भाइयों में भी होती है वो मान जाते हैं, और जाट हमारे साथ हैं। आप देखेंगे 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान जाट समुदाय का होगा। अब मैं आता हूं कि हम कैराना क्यों याद दिलाते हैं और मुजफ्फरनगर की क्यों चर्चा करते हैं। आप देखिए 2 लड़के मारे जाते हैं, सचिन मलिक और गौरव मलिक, और दोनों जो दोषी होते हैं वो 7 लड़के गिरफ्तार होते हैं और थाने में आते हैं। न्याय किसके हाथ में देने की थी जिम्मेदारी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। लेकिन उनसे सुपर मुख्यमंत्री जो थे वो डीएम और एसपी को कहते हैं कि उनको छोड़ दीजिए, लड़कों को कहते हैं नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि वो अपराधी हैं। वो कहते हैं कोई अपराधी नहीं है, सरकार हमारी है, हमारे हिसाब से चलेगी, और वो लड़के छोड़े जाते हैं। डीएम एसपी का तबादला होता है।
जाट भाई जब खाप पंचायत वहां बुलाते हैं और शाम को जब जा रहे होते हैं निहत्थे जाट भाइयों पे गोली कौन चलाता है? उस समय जवाबदेही किसकी बनती है? सरकार की बनती है। लेकिन सरकार का मुखिया सलमान खान का डांस देख रहा होता, उसके अंदर क्या संवेदना थी? दूसरी बात, आज आप स्वतः चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर, बागपत जो जाट बाहुल्य एरिया है, वहां मुस्लिम को टिकट देकर आप किसको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं? आप नाहिद हसन जो कैराना प्लान का मास्टरमाइंड है, जो हिंदुओं का प्लान कराता था, उसको टिकट देकर आप किसको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं? देखिए, इन लोगों के तरफ से ही जाति धर्म का बीज बोया जाता है। अबू आजमी साहब मुंबई में ऐलान करके बोले हैं वोट करने चलो, सारे मुस्लिम एक हो जाओ, इस बार जो है वोट आपको एक जगह होके देना है। इनके यहाँ के एक सांसद साहब बयान देते हैं, हाउस में पार्लियामेंट के गेट नंबर 4 पे बयान देते हैं कि अगर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो दिवाली ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। मैं भी इस चैनल के माध्यम से वो चीज नहीं कहना चाहता हूं। बर्क साहब का बयान सब लोगों ने देखा है। आज तमाम लाउड स्पीकर लगाकर गांव गांव में कहा जा रहा है आप इकट्ठे हो जाओ, ये साधारण चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है, लेकिन फाउंडेशन डे से हमारा एजेंडा क्लियर था। 370 पे तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो केंद्र में हमको समर्थन दे रही थी, वो नहीं चाह रही थी उपाध्याय साहब। ठीक है, अभी 370 का चुनाव नहीं है सिंह साहब, अभी 370 का चुनाव नहीं है। हम पश्चिम तक सीमित रहे या उत्तर प्रदेश तक सीमित रहे। त्यागी जी, वाजपेयी जी, 1 मिनट आता हूं। त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। त्यागी जी, कांग्रेस इन सारे उसके बीच में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए या कैराना में जो दंगे हुए, उन दंगों के जो हालात थे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उन दंगों का बार बार जिक्र करती है, कांग्रेस अपने आप को कहां स्टैंड लेती हुई दिखाई देती है? या कांग्रेस किसके साथ खड़ी है? दंगाइयों के साथ, या फिर जो दंगा खत्म करने वाले थे या दंगों की आग बुझाने वाले थे उनके साथ? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा पीड़ित रही है हिंदू मुसलमान की राजनीति से, ध्रुवीकरण की राजनीति से। सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी पीड़ित रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी सचमुच में हिंदू मुसलमान का मुद्दा ना रखती चुनाव में तो ये लड़ भी नहीं पाते बेचारे चुनाव। अगर ये हिंदू मुसलमान एकता पर काम करना चाहते तो इन पे पूरा मौका था 5 साल। ये मुजफ्फरनगर में, कैराना में, शामली में, ये हर जगह कौमी एकता सम्मेलन करा लेते। प्रशासन के तरफ से भी भाईचारा कमेटी बनाकर ये वहां कार्यक्रम करा लेते, पर इन्होंने नहीं कराया। इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी, वो नहीं हो पाई। अब इन्होंने एक नैरेटिव जाटों के खिलाफ ही कहूंगा मैं, क्योंकि उनके खिलाफ, जिससे कि उन्हें अलग थलग कर दिया जाए, उन्हें ये टारगेट कर जिससे कि ये जो बीमारी है वो हमेशा बीमारी खत्म ना हो हिंदू मुसलमान की, तो ये उस मुद्दे पे आ गया। अभी सिंह साहब ने पूरी तौर पे अपनी दिल की बातें रख दी हैं, बर्क को भी याद कर लिया, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि ये जनता भी, ये जनता सब बातें याद रखती है। ये तमंचेवादी बात कर रहे थे, गंगा में लाशें बहती हुई देखी लोगों ने। 5 साल 7.5 रुपए की यूनिट के हिसाब से इन्होंने लूट लिया। आवारा पशुओं से किसान परेशान है। मैं गन्ना किसान हूं, 2 साल से हम लोग गन्ना बकाया नहीं मिला। रोजगार से आदमी परेशान है, महंगाई से परेशान है। ऑक्सीजन सिलेंडर पे कालाबाजारी हुई इनके सरकार में हुई। आज 1 रुपए की माचिस भी 3 रुपए में है। ये लोग कहते थे कि रोजगार देंगे, 70 लाख रोजगार का वादा था इनका चुनावी मैनिफेस्टो में, और अब कहां है रोजगार? कहीं कुछ नहीं। इन्होंने कहा था हर ब्लॉक पे गोदाम बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, वो कोल्ड स्टोरेज नहीं है। नौजवानों के लिए इन्होंने कहा था कि कॉलेज वाले छात्रों के लिए ये लैपटॉप देंगे, किसी को कोई लैपटॉप नहीं मिला। इन्होंने कहा इंटरनेट देंगे, कोई इंटरनेट नहीं मिला। इन्होंने कहा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे 10, कहीं कोई विश्वविद्यालय नहीं बना। देखिए, साफ तौर पे अब दिख गया है इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, खालिस्तान, सिर्फ यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पर ये पिच पे, इस वाली पिच पे। ठीक है त्यागी जी, वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। कैराना को आप भुलाना क्यों चाहते हैं? कैराना की आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते वाजपेयी जी? कैराना क्या ऐसा रिश्ता हुआ जख्म है कि जिस पर हाथ रखते हैं तो समाजवादी पार्टी को डर लगता है, भयभीत हो जाती है? नहीं उपाध्याय जी, देखिए कहीं ना कहीं ये बात हम मानते हैं, आपकी इस बात को हम मानते हैं कि देखिए अगर हमारी सरकार में कोई कमियां हुई या कोई गलतियां हुई तो उसको मानने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब गलतियां होती हैं या कमियां होती तो उन्हीं से सीख करके आगे बढ़ा जाता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं, इसीलिए उन्होंने काम बोलता है का नारा दिया था और उसी पे ही उन्होंने काम किया था, अपने कामों को दिखाया था। हमने जनता के जो टैक्सेस का पैसा था, हमने उससे एक बहुत छोटा सा सवाल है
वाजपेयी जी एक मिनट। 1984 में कांग्रेस का शासनकाल था और सिखों का कत्लेआम हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी उसके बाद। लेकिन सिखों ने आज तक कांग्रेस को माफ नहीं किया और वो कहीं ना कहीं आज भी उसकी चर्चा होती है। अगर कोई देश विभाजन की बात होती है तो कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हैं। पार्टियां ये कहने से बच नहीं सकती कि उनको वो दंड मिल चुका, अब नए सिरे से आगे बढ़ा जाए या इस तरह की बातें, क्योंकि अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यकाल में ऐसा हुआ है तो ये सवाल तो बार बार उठ के आएगा। वाजपेयी जी, अब आप जवाब दीजिए। आज भी लोगों ने गोधरा कांड भुलाया नहीं है। आप उस पर कितनी भी अपनी बात कह लें, उस पर गोधरा कांड कभी भुलाया नहीं है। आज भी जो मोदी जी ने और आदरणीय इनके गृह मंत्री जो हैं, उन्होंने भी क्या क्या कांड किसी ने भुलाया नहीं है। लेकिन गोधरा कांड भुलाया नहीं है। आप कहते हैं कि भाजपा कैराना भूल जाए, कैसे भूल जाए? फिर भाजपा कैराना कैसे भूल सकती है जब गोधरा कांड नहीं भूले हैं? तो नहीं उपाध्याय जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, उससे पहले मैं एहसन सिंह जी की बात का जवाब दे दूं। देखिए कि किसी भी टिकट को बांटने की जिम्मेदारी उस पार्टी की अपना अंतरिम मामला होता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जब माँ और बहनों के साथ आपने आपके यहां से पुलिस वालों को आपने जब भेजा था, उनकी छाती पे लात मारी थी, तब क्या आपने उस घटना को नहीं देखा था? जब आधी रात में आपने दाह संस्कार एक महिला का कर दिया था, तब आपको याद नहीं आई थी कि वो हमारी क्या बहनें नहीं थी क्या? सिर्फ आप तुष्टीकरण की राजनीति मत कीजिए। और इस बात को याद रखना चाहिए कि आज सर्वप्रथम आपको देखना पड़ेगा कि लोगों का हित किसमें है। लोगों को रोजगार देंगे तो लोगों को अगर रोजगार देंगे तो पेट की आग शांत हो सकेगी, अपने परिवार की जीविका चला सकेगा। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी आप सुविधाएं दे सकेंगे तो आसपास के समाज के लोगों की कितनी मदद हो सकेगी, ये इससे काम हो सकेगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन पैरामीटर्स पे काम किया है। सुरक्षा के लिए अगर आपने काम किया होता तो लोग शायद आपका नाम ले रहे होते, काम दिख रहा होता। आपने क्या किया? जब चुनाव जीते तो 114 विधायकों की गोद में ले जाकर के आप बैठ गए। धनंजय सिंह खुला घूमता रहा। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन गोंडा नरेश कौन है या किसी से छुपा हुआ नहीं है, एक से एक अपराधी इनकी शरणश्रेणी में है। तो सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि इतनी चीजों में मैंने पूछा तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने ठीक है वाजपेयी जी, नहीं दे पाए। मैंने जितने प्रश्नों को पूछा, देखिए अभी कहीं गए नहीं है। सिंह साहब जवाब दे दीजिए इनकी बातों का। मनोज यादव जी सिंह साहब जवाब दे दीजिए। उनके ऊपर रेप से संबंधित मामला दर्ज है कि नहीं? दर्जनों हत्या के आरोपी विजय मिश्रा इनकी पार्टी के हैं कि नहीं? कैलाश चौरसिया इनकी पार्टी के हैं कि नहीं? महबूब अली इनकी पार्टी के हैं कि नहीं? राममूर्ति वर्मा इनके पार्टी के हैं कि नहीं? अमन मणि इनके पार्टी के हैं कि नहीं? आजम खान इनकी पार्टी के हैं कि नहीं? और साथ ही सजा भुगत रहे गायत्री प्रजापति साहब, जिनको आदरणीय उपाध्याय जी जैसे तमाम पत्रकारों ने आरोप लगाते रहे और आप प्रमोशन देते रहे, राज्य मंत्री को केंद्रीय मंत्री बनाते रहे, तो आपके पार्टी के हैं कि नहीं? मुख्तार अंसारी साहब, जिनके ऊपर गुलाब रास्ते बाहरते रहे, वो आपके पार्टी के हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी और ईमानदार जवाबदेह, मैं कह रहा हूं, धनंजय सिंह नहीं, एसएन सिंह भी गलत करेंगे तो जेल में जाएंगे, जेल की हवा खाएंगे। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आवास में बैठा कर चाय नहीं पिलाया जाता। और सुनिए, राम वृक्ष, सुनिए, आपके समय में जगेंद्र की हत्या हो जाती है, पत्रकार जीते जी बयान दर्ज कराता है, एक मंत्री का नाम आता है, लेकिन पूरी जुबानी जंग मुझे लगता है यहाँ भी शांत होने वाली नहीं है। गर्मी और चर्बी यहाँ भी दिखाई दे रही है। ये बहस अभी जारी रहेगी क्योंकि अभी चुनाव बाकी है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी चुनावी गर्मी और चर्बी पर बहस। इसमें सारे वक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि सब अपने अपने जवाब देने में मशगूल हैं। सबकी अपनी बातें हैं, सबके अपने तर्क हैं। जब एक की बात सुनते हैं तो दूसरा गलत लगता है, जब दूसरा बोलने लगता है तो पहले वाला गलत लगने लगता है। ये चुनाव है साहब, चुनाव में एक दूसरे पर तीर चलते ही हैं। जुबानी जंग भी होती है, जुबानी फिसलती भी हैं। इस जुबानी जंग के आप आनंद लेते रहिए। जनता टीवी देखते रहिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।